माननीय सदस्यगण, आज हमारा देश राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय श्री प्राप्त की है। इस अवसर पर ये सभा अपने वीर सैनिकों को नमन करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये सभा उन शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा उन वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब ये सभा उन सभी प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 61 श्री चमला किरण रेड्डी समला किरण रेड्डी क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 61 बोल दिया। स्पीकर सर, आप प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, India, despite being home to 19% of world children, ranks 113 out of 176 in well-being of children according to the End of Childhood Index. In 2022, child abuse cases surged by 8.7% and approximate 55% of children in India experience some form of abusing according to NCPCR study. India's child population is vulnerable with 28.9% falling victim to sexual crimes as per NCRB report 2020. Additional child rape cases have increased by 96% between 2016 and 2022. As per CRY analysis of NCRB data, also India accounts for strategic 40% of global child marriages according to the National Family Health Survey. Speaker sir, I would like to ask Honorable Minister for steps taken by the government to bring India among the best 50 performing countries in child well-being index with a timeline for the completion of the same. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मिशन वात्सल्य के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। इसके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इकोसिस्टम स्थापित करना है जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सके और कोई बच्चा पीछे न छूटे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सहायता एवं सहारा दिया जाता है एवं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु उपाय किए जाते हैं। सरकार की ये सोच है कि कोई भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम से अगर वो हट गए हैं तो उसके लिए हमारे मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चा कैसे वो संस्थागत परिवेश में रहकर वो उसका सुधार हो सके और समय समय पर, चूँकि
भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को हम हमेशा इसके लिए गाइडलाइन हम भेजते भी हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं, ताकि जो बच्चे, और उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन हम चलाते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से अगर किसी भी तरह की कोई समस्या में, संकट में बच्चे हैं तो उस चाइल्ड हेल्पलाइन में वो कॉल करते हैं वहाँ, और उसके बाद वो राज्य स्तर और फिर जिला स्तर पर जो हमारी कमेटियाँ हैं उसके माध्यम से उसको विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। Sir, according to various reports, around 2 million children lost their parents due to COVID-19. Promoting the government to launch the PM Cares for Children scheme on May 29, 2021, whereas government data shows only 4,532 children have been adopted. Sir, my question is whether the insensitive government has done any study to understand the plight of children who have lost their parents due to COVID. If yes, shall all necessary data to help us understand what exactly has happened to those 2 million children. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहती हूँ कि पीएम केयर योजना जो कोविड से मरने वाले माता पिता के बच्चे को ये सुविधा दी जा रही थी, और इसके लिए एक सटीक एक टाइम था 29 मई 2021 से लेके 11 मार्च 2020 से शुरू होकर ये 23 तक था। और इसमें जिला स्तर पर डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं, और जो बच्चे जिनके माता पिता कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है वैसे बच्चों की पहचान कर उनको ये दी जाती है। ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग भी उसमें अप्लाई किए जिनका इस दौरान जिनके ना कोई माता पिता की मृत्यु हुई है, ना ही किसी तरह की उनकी कोई समस्या आई है, तो ऐसे सारे बच्चे का इसमें उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसके वजह से ये सूची दिख रही है। तो ये जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी है, और स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन होता है, और उसके तहत ही हम बच्चों को हर तरह की सुविधा देते हैं जो पीएम केयर फंड में, और वो कोविड के दौरान जिन बच्चों जिनके माता पिता की डेथ हुई है उनको दिया जाता है। तो जो उस क्राइटेरिया में जो आए हैं उनको हम लोगों ने हर तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। सुश्री जून मलिया। Thank you, sir. My question to the Honorable Minister of Women and Child Development through you is, there are lots of children with special needs in different childcare, madam, in different childcare institution. Is there any specific plans for these children, especially having severe special need? Thank you. अध्यक्ष महोदय, मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम बच्चों को हर तरह अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं, CNCP बाल गृह है जिसके माध्यम से बच्चों को हम देख रेख करते हैं, और उसमें जैसे जो बच्चे जिसको सुविधा चाहिए, CWC जो जिले स्तर पर हमारी कमेटी है, CWC DCPU होते हैं और JJB होते हैं। तो किसी भी बच्चों को अगर विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है तो CWC में वो CWC को वो सूचना करते हैं, और उसके बाद CWC उसे जहां आवश्यकता पड़ती है बच्चों को कहां पे रखना है, क्योंकि 3 प्रकार के हमारे बच्चों के लिए भी सुविधाएं हैं, गृह हैं। तो बच्चों को या तो फिर कहीं इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए बच्चों को रखना है, या स्पेशल नीड के बच्चे हैं तो उनके लिए तो हर तरह की सुविधाएं बनी है, और CWC इसको देखती है। CWC उसी अकॉर्डिंग बच्चों को उस स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे भेजती भी है। क्वेश्चन नंबर 62 श्री श्याम कुमार दौलत बर्वे। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर बोल दें आप जी। क्वेश्चन नंबर 62। ओके, माननीय मंत्री जी। टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे 1 मिनट में मेरा परिचय देने के लिए मानूंगा। मैं फर्स्ट टाइम MP हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, परिचय आप चेंबर में देना, यहाँ तो प्रश्न पूछ लो आप। एक मिनट लगेगा सर। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। 1 मिनट के लिए परिचय चेंबर में। मैं सबसे छोटी सदन से आया हूँ, ग्राम पंचायत से, उप सरपंच से आया हूँ नहीं, सर। ये
प्रश्नकाल में प्रश्न पूछो, चेंबर में हुबहू बना हुआ है आपका सबका, एक बायोडेटा बना हुआ है, वो धन्यवाद। किताब दे देंगे आपको। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना से देश की छोटी छोटी दवा बनाने वाली कंपनी को वंचित क्यों रखा है, जबकि छोटी दवा बनाने वाली कंपनी ने सरकार को अपनी समस्या भी बताया है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। जब तक हमारे देश की छोटी कंपनी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक कैसे वैश्विक स्तर के मानकों को कैसे पूरा कर सकते हैं? माननीय मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने छोटी कंपनी हो या मध्य कंपनियां हो, मिडिल साइज की कंपनियां हो, सबको वंचित करने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। जो प्रश्न है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक प्रश्न में जो विषय आता है वो पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस, और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने रीवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम इसको लागू किया है। और इस स्कीम के तहत जो हमारे छोटे उद्योग है, मध्य उद्योग है, उनको सपोर्ट करने का और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे करके उनको असिस्टेंस देने का ये काम किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो WHO के जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को साथ में लेते हुए किस तरीके से हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कर सकते हैं, SPI कर सकते हैं, उसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने की दृष्टि से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो यूनिट 1 करोड़ की लागत से लेकर के 500 करोड़ की लागत तक का, और जो फैक्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके उनको हम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम सपोर्ट देते हैं। जैसे जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का है, उनको हम 20% का सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। उसी तरीके से जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ है, उनको हम 15% का सपोर्ट करते हैं, और वो दैट ऑल्सो शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 करोड़। एंड द कॉम्पोनेंट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और जो इनका 250 से 500 करोड़ का टर्नओवर है, उनको हम 10% का फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए उनको वंचित रखने का तो सवाल ही नहीं उठता, उनको प्रोत्साहित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार कर रही है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि छोटी दवा कंपनी माननीय सदस्य सबको गाइड मत करो। दवा कंपनी को मजबूत करना बहुत जरूरी है, ताकि गंभीर बीमारियों की दवा, जो अपने यहाँ पैंडेमिक आया था, जो कोरोना के समय में अपन ने देखा है कि छोटी कंपनियां जिस तरीके से अपन प्रोत्साहन राशि उनको दे रहे हैं, तो उनसे अपन मेडिसिन की जो रेट है आज अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं। जो प्रोत्साहन राशि अपन दे रहे हैं, तो उसमें रेट का कुछ फिक्स कर रहे हैं क्या सरकार अपने तरफ से? मंत्री जी महोदय बताएंगे। माननीय मंत्री जी। ये प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उनके ध्यान में ला दूं कि हमारे यहाँ 2 संगठन, एक तो स्वास्थ्य विभाग के तहत नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, उसमें हम एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में हम मेडिसिन को जोड़ते हैं, जिसकी प्राइस की कैपिंग की जाती है, और सरकार के निर्धारण पर ही वो उनकी दवाई का दाम होता है। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में हम उनको देखते हैं। और उसी तरीके से एक फार्मास्यूटिकल के विभाग में NPPA है, जो प्राइसिंग की अथॉरिटी है। तो वो प्राइस की भी अथॉरिटी इस प्राइसेस को, जो एसेंशियल मेडिसिन हैं और अदरवाइज भी हैं, जो शेड्यूल ड्रग्स में नहीं भी आते हैं, उनकी भी प्राइसिंग की जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ सदन के सभी सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जानलेवा बीमारियाँ और जीवन को बचाने वाली दवाइयाँ जितनी भी हैं,
वह सरकार उनकी प्राइस को कंट्रोल करती है और ताकि वह साधारण व्यक्ति उसको खरीद सके, इसकी चिंता करती है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं जितने भी दुनिया के देशों में गया, उन सब देशों के अंदर भारतीय दवाओं की डिमांड है, उनकी गुणवत्ता और रेट पर सब संतुष्ट में जितने देशों में। अरविंद सावंत जी, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। इसको ग्लोबल और बढ़ा सकते हैं अपन, मतलब बहुत जो इनका कहना है। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर ये सर। इनका, एक मिनट अरविंद जी, इन सबका मत ये है सदन का कि ग्लोबली और इसको बढ़ा सकते हैं मापदंडों से, और एक्सपोर्ट करने में भी भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 देश हो सकता है। ऐसी तो अभी दूंगा आपको भी, अरविंद सावंत जी दूंगा। Thank you, Speaker. Honorable Speaker, sir. While giving an answer to the question, he has made some slabs कि हम ऐसे मदद करना चाहते, 0 से 50 करोड़ थे, 1 करोड़ से 50 करोड़ थे, लेकिन उसी उत्तर में आपने कहा टू द एक्सटेंट ऑफ 1 करोड़, जब 250 करोड़ तक क्या 15% देने वाले हो तो 1 करोड़ क्यों, तो उसका 15% ज़्यादा बनता है, तो क्या वो सीमा उसने आपने लगाई है क्या? नहीं तो भी परसेंटेज को कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आपके पास 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, आपने उनमें से 7 को सिर्फ मान्यता दी है। Why the 93 have been whether rejected or they will be considered in future? और दूसरी बात कि क्या हम आप जो प्रयास करें उसका भी स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, तो हमारी दवाओं का पेटेंट बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास जब बनाने जाए तो वी हैव टू क्रिएट पेटेंट ऑल्सो। तो हमारी हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियां अगर हमारी पेटेंट बनाने के प्रयास करती है तो सरकार उसको सहायता करती है कि नहीं, और प्रयास हो रहे कि नहीं? धन्यवाद साहब। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा उसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि भारत जहां तक दवाई बनाने में आज दुनिया एक्सेप्ट करती है कि दुनिया की डिस्पेंसरी आज भारत बन गई है। वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट चीपेस्ट मेडिसिन वो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। ये मैं हाउस के सभी सदस्यों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और भारत सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। जहाँ तक आपने बात कही कि ये 1 करोड़ रुपए का, तो अभी तक की जो स्कीम है उसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने का उद्देश्य है। जो 250 से 50 वाली हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उस प्रपोर्शन में कर रहे हैं। जो 20% हम देंगे स्मॉल को, 15 देंगे हम मिडिल को, और उसका जो एक्सीडिंग लेवल है वो आपका जो सुझाव है वो सुझाव ठीक है, आप सदस्य के रूप में रख सकते हैं और आप मुझे चिट्ठी में भेज दीजिएगा। स्कीम्स आर ऑलवेज ऑन गोइंग एंड देयर इज ऑलवेज अ सिचुएशन। सरकार ने शायद लिए भी हैं, तो गुणवत्ता को लेकर ऐसी खबर जो आई है खांसी के दवाई को लेकर, सरकार इस पे क्या कर रही है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी। वैसे हमारा बहुत ही रोबस्ट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन का मेडिसिन का है। जो एक्सपोर्ट होती हैं दवाइयाँ उनका सैंपल सर्वे यहाँ भी होता है, और वो कंसाइनमेंट जब वहाँ जाती है तो उनका वहाँ पर ही रैंडम, जो इन्होंने खांसी की बात कही है एक समय में आई थी, उस पर भारत सरकार ने एक्शन भी लिया था और हम इस पर लगातार सतत विजिल भी हैं और इस पर ध्यान दे रहे हैं। सोगत और राय जी। इस तरीके की घटनाएं न घटे इसकी चिंता करें। सोगत राय जी। माननीय मंत्री बताए हैं कि हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड उठाने के लिए क्या क्या कदम लिया जा रहा है। माननीय सदस्य गौरव गोगोई ने बताया कि हमारे जो ड्रग्स एक्सपोर्ट होते हैं उसको बारे में सीरियस कंप्लेन है और उसको सुधारने के लिए अभी तक इनको सुधार करके उनको स्टैंडर्ड उठाने का क्या कदम मंत्री जी ले रहे हैं। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न जो है ये संबंधित है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत, जिस पर हमने जवाब दिया। माननीय सदस्य का एक स्पेसिफिक प्रश्न है और वो स्पेसिफिक यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य मुझे पत्र लिख करके दें, उस पर मैं पूरी गहराई से
उसका वो करूँगा और उसको जवाब भी दूंगा। ये इसलिए क्योंकि ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 श्री राजमोहन उन्नीथान। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 63 राजमोहन उन्नीथान। क्वेश्चन नंबर 63 माननीय मंत्री महोदय, It is laid on the table of the House. माननीय सदस्य, Sir, Indian expatriates are the most marginalized and exploited segment of our population. They opt overseas career as their last option in life due to the absence of any other opportunity available in India. But our government is deplorably pathetic towards these hapless people. Sir, the Indian Community Welfare Fund (ICWF) is the best example of India government's stepmotherly attitude towards the Indian expatriate community. The ICWF is conceived as a critical support, sir. ऑनरेबल मेंबर, ओनली प्रश्न। I am asking the question, sir. The ICF is conceived as a critical support mechanism to expatriates in emergency situation. Compulsory contributions are collected from the Indian expatriates to the fund, but the Indian embassies are very parsimonious in releasing the funds to the needy expatriates, particularly in the GCC countries. Hence, this question is raised on the floor of this August House. I would like to know whether the government has any plan to involve the organizations of Indian expatriates in management of ICWS, if the details so far. माननीय मंत्री जी। So the learned member has raised many issues, but I particularly object to the allegations that have been made regarding the utilization of the ICWF funds. So the details of the utilization of the funds are very clearly given in the annexures, and it shows that we have a large amount of balance available for the welfare and the well-being for our workers who have gone abroad. So I'd like to add, so that it is a very important issue for the entire country, that the well-being of our workers are taken care of who have traveled abroad. And it is rightly so, as the member said, that they belong to the weaker sections of our society, especially financially. But I'd also like to add, sir, that apart from ICWF, our government has taken many such measures, especially under the leadership of our Honorable Prime Minister, that I can proudly say that today, every Indian who has traveled abroad, either as a student, as a laborer, as a worker, or even as a tourist, feels safe and secure given the measures that we have given. Sir, may I answer? Sir, may I answer? So the members raising the question of Kuwait, sir. So that is a matter of the Kuwait government. And when the Kuwait tragedy happened, we took all possible measures to bring back the mortal remains in record time, sir. Record time में हम लोग कुवैत से mortal remains लाए थे. वो उनका internal matter है, and वो लोग अब पूरे ध्यान से उसको देख रहे हैं कि ऐसी tragedy वहाँ ना हो. They are going over the system there, sir. But that is their matter. Our responsibility lies in providing all assistance, whether legal or physical, medical, even to the tune of giving insurance cover to our citizens to work, study, or as tourists. Second question. Honorable member. Sir, ICWF is, among other things, meant to provide emergency medical care on means tested based to overseas Indians who are involved in an accident with serious life-threatening injuries or have life-threatening medical conditions or suffer a serious disability. I would like to know from the minister how much amount has been disbursed for this purpose from the ICWF in the last 2 financial years. So, a detailed reply in Annexure 1, Annexure B, and in Annexure C of the main answers already provided to the Honorable Members. E.T. Mohammad Bashir. देखिए माननीय सदस्य, इस सारे विषय के अंदर एक मिनट सारे विषय के अंदर
सरकार की तरफ से कोई बजटीय प्रावधान तो है नहीं, ये सब पैसा कलेक्शन किया जाता है इसी से। तो और बेहतर सुझाव हो तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा इसमें सभी लोगों से चर्चा कर विशेष रूप से हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके क्योंकि इसमें सरकार का पैसा तो है नहीं, बजटीय प्रावधान सरकार में है नहीं, तो जब पैसा उनका है तो उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर चर्चा कर लेना एक बार। ओके, इटी मोहम्मद बशीर। सर थैंक यू वेरी मच सर। माननीय सदस्य, आपको मैं हर बार प्रश्नकाल में अलाउ करता हूं, अगर आप बीच में उठोगे तो कभी प्रश्नकाल में अलाउ नहीं करूंगा। नो बैठिए सर, माननीय सदस्य बोलने दो। Sir, thank you very much, sir. मोहम्मद बशीर। Thank you very much, sir. So my question is pertaining to the functioning of this fund in different embassies. Sir, transparency, accountability, and a structured feedback mechanism is missing there. It is totally confusing, sir. But in order to substantiate my point, I would like to quote Parliamentary Standing Committee on External Affairs in the 15th report highlighted the need for improved transparency and accountability in the management of ICWF. The report emphasized that while ICWF has been beneficial to the needy people, some more attention is required in this. It recommends setting up of a transparent mechanism for monitoring and evaluating the fund utilization, ensuring that the support reaches to the intended beneficiaries. Sir, I would like to ask the Honorable Minister. Okay. He also will agree because he has given that much of details in 137. नहीं, आपका अच्छा सुझाव है। My humble question is, sir, what type of mechanism, sir, what type of mechanism he is going to introduce to ensure transparency in the system? So, the honourable member is a very senior member of the House, and he has constantly raised the issue of safety, security and well-being of workers abroad. So, we have endeavoured to give a very detailed reply, and specifically to the honourable member's question that what transparency measures should be built in. So, I'd like to add that this fund is constantly monitored by our missions abroad. So, it is primarily collected by levying charges on our consular services. So, it's a global fund, and whichever mission needs it more, it is transferred there. And we have, sir, since 2014, sir, we have spent rupees 656 crore to assist more than 3.5 lakh Indians in distress, sir. Sir, आज की डेट में हमारा current balance 692 crore है. But even then, sir, we are welcome to take any suggestions from the honourable member to whatever his suggestions are regarding the transparency of the utilization of these funds, sir. ये बात ठीक है, आप एक बार सुझाव दें और माननीय मंत्री जी और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, क्या विदेश मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि सर पिछले चंद वर्षों में बिना वीज़ा के जोखिम के रस्तों से लाखों की तादाद में हमारे देश के कई प्रदेशों के नौजवान, जिसको डोंकी का रास्ता कहते हैं, बेरोजगारी से हताशा से विदेशों की तरफ जा रहे हैं। यूएस, केवल एक मैं यूएस का उदाहरण देता हूं, कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल सीबीपी यूएस के अनुसार 97,000 भारतीय नागरिक यूएस के दोनों पनामा के जंगलों के रास्ते मेक्सिको बॉर्डर से या कनाडा के थ्रू यूएस के अंदर पिछले एक वर्ष में उन्होंने उनको चेक किया है। अमानवीय परिस्थितियों से गुजरते हुए नौजवान जाते हैं। आज अभी अकेले यूएस में 15 लाख ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। क्या विदेश मंत्रालय उनकी समस्याओं को जो सामना उनको करना पड़ रहा है उसके बारे में संवेदनशील है? यदि हाँ, तो क्या कर रहा है उनकी मदद के लिए? Sir, our missions and this ICWF fund